सीधे रुख करेंगे लोकसभा का। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा, ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर डालना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सरकार की तो है ही, जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्थापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है,
भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारी व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक जगह ड्रग की छोटी सी पुड़िया भी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को ये ड्रग कहां से आई वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर ये समस्या का समाधान होगा। मैंने सभी गृह मंत्रियों को यह भी कहा है, उसमें राज्य की भी सीमाएं आती है, कई बार अंतर्राज्य अंतर्देशीय सीमाएं भी आती हैं, अंतर्राज्य की सीमा भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। उस वक्त एनसीबी और एनआईए 2 ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हरेक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और मुझे आनंद है मान्यवर, लगभग 42 इन्वेस्टिगेशन राज्यों ने एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और सफलतापूर्वक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आज तीनों एजेंसियां, राज्य की, एनआईए और एनसीबी, आगे बढ़ रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमने मिले हैं। और राज्य के सहयोग से केंद्र का नारकोटिक्स के सामने लड़ने की गति भी दुगनी हुई है और उत्साह भी दुगना हुआ है। मान्यवर, एनसीबी और एनआईए को जो केस सौंपे गए वो केसों को हमने राज्य की एजेंसियों को साथ में रखकर भी इन्वेस्टिगेट किया है। मान्यवर, अभी एक गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का उल्लेख आया। मैं थोड़ा अप्रोच बदलने की बात करता हूं। एक गोल्डन ट्रायंगल जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये ड्रग के व्यापारियों ने उसको गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया है। मैं जब भी बैठक में इन क्षेत्रों का शब्द प्रयोग करता हूं तब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट कर ही करता हूं। ये मौत का व्यापार करने वाले, हो सकता है वो गोल्डन ट्रायंगल हो नशे के कारोबारियों के लिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और ये हमारे अप्रोच के अंदर बदलाव समग्र दुनिया के सामने बहुत बड़ा संदेश भेजेगा। मान्यवर, नारकोटिक्स के खिलाफ भारत सरकार के गृह विभाग ने जो लड़ाई, भारत सरकार के वित्त विभाग ने जो लड़ाई छेड़ी है और इसमें समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग हमारी मदद में है, इसमें हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके 3 हिस्से हमने रखे हैं। संस्थागत संरचना की मजबूती, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको स्ट्रॉन्च करना, जवाबदेह करना और सतत मॉनिटरिंग से उसको अलर्ट रखना। सभी नार्को एजेंसियों का, जिसमें स्टेट की नार्को एजेंसी भी आती है मान्यवर, और केंद्र की भी सभी डिपार्टमेंट आते हैं, उनका सशक्तिकरण और समन्वय, उनको एम्पावर करना और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। और एक विस्तृत अभियान
जागरूकता और पुनर्वसन के लिए हाथ में लेना है।